थोड़ा सा पहले रिकैप आपको देंगे। कल हमने वर्ड स्टार्ट किया था इस चैप्टर का, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का पहला टॉपिक होता है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद रेट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म। इसकी डेफिनेशन है कि वो ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, रेट किन फैक्टर से बदल जाता है ये पढ़ना है, और रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है ये पढ़ना है। तो ये हुई डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक्स कि हमें रेट, फैक्टर्स और मैकेनिज्म ये पढ़ना। सेकंड पॉइंट आया बच्चों हमारा कि रेट क्या है। कल हमने रेट को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था बेटा। रेट क्या, तो रेट था चेंज कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितनी कंसंट्रेशन बदलती है उसे रेट कहते हैं। ग्राफ की भाषा में अगर कहें तो कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ होगा और उस ग्राफ से आप रेट निकाल सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन की एक्सिस ये होगी, टाइम की ये होगी, यहां से रेट। और अगर आपको एवरेज रेट निकालना है तो जिस पॉइंट पे भी एवरेज रेट निकालना, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस चाहिए उस पॉइंट का जो स्लोप होगा tan थीटा होगा वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट देगा। मतलब रेट दो तरह के होते हैं, एक एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है। व्हेन dt यानी चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो तो वो रेट कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। और when there is a time is measurable or you can say a lot of time is there, तो dt की जगह डेल्टा t है, टाइम की बड़ी वैल्यू है, then this rate is known as average rate। तो दो तरह के रेट। नेक्स्ट था रेट की यूनिट क्या होगी। तो बेटा रेट की यूनिट ऑब्वियसली कंसंट्रेशन की वजह से आ जाएगी मोल पर लीटर, टाइम से सेकंड आ जाएगी। और अगर बाय चांस प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर या प्रेशर की कोई भी यूनिट और टाइम की यूनिट, ये रेट की यूनिट आएगी। नेक्स्ट हमने कल एक इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ी थी कि रेट का एक्सप्रेशन कैसे दिखाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इक्वेशन है, सपोज नेम इक्वेशन ही ले लेते हैं, पहले सिंपल लेते हैं, PCl5 टूट रहा है, PCl3 और Cl2, और यहाँ रेट को एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया, तो आपको कहना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन D यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन dt विद ए माइनस साइन, रिएक्टेंट में माइनस साइन, D change in concentration of PCl3 upon dt और D change in concentration of Cl2 upon dt। बच्चों याद रखना रेट इतना ही होता है, ये सब रेट है। और क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग 1-1 है तो किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सबके रेट इक्वल है। और जो मेन बच्चों से गलती होती है बेटा वो क्या है, जो मेन हमसे मिस्टेक होती है वो ये कि अगर कोई इक्वेशन ये दे रखी है twice ozone giving you thrice oxygen, ये twice ozone लिखा है और 3 ऑक्सीजन लिखा है, और मैं कहूं कि आप बताइए यहाँ पे रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है। रेट ऑफ रिएक्टिंग या फॉर्मिंग, रेट ऑफ फॉर्मिंग ऑक्सीजन, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मिंग ऑक्सीजन क्या है। और जब मैं बच्चों को ये ऑप्शन देता हूं तो अधिकतर बच्चे यही आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है ये आंसर सही, जबकि ये एकदम गलत है। एक्चुअली ये 1/3 लग गया है तो इट इज नॉट रेट, ये रेट एक्सप्रेशन का था, ये दोनों को इक्वेट करने के लिए था। तो रेट ऑफ रिएक्टिंग या फॉर्मिंग ऑक्सीजन अगर है तो भैया रेट सिर्फ इतना ही है DO2 अपॉन dt। और अगर इसे ओजोन के रिस्पेक्ट में बोलना है तो बेटा इसका एक्सप्रेशन क्या था, इसका एक्सप्रेशन है d ओजोन बाय dt, रिएक्टेंट है इसलिए, और d ऑक्सीजन बाय dt। और अगर मैंने आपसे रेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा है तो ये पूछा है, तो ये 2 इधर ले जाके सॉरी 3 इधर ले जाके मल्टीप्लाई करिए, तो इसका एक आंसर ये आएगा 3/2। इसका आंसर आपको लिखना होगा 3/2 d ओजोन बाय dt। ये इसका बच्चों आंसर आएगा 3/2 d ओजोन बाय dt। ये इंपॉर्टेंट है, ये गलती करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि मैक्सिमम बच्चों में देखा मैंने ये गलतियां हो जाती हैं, इसलिए
देखिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम न्यूमेरिकल N2 + 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3। ये इक्वेशन है बेटा, और मैं आपसे कह रहा हूं रेट ऑफ रिएक्टिंग हाइड्रोजन, ठीक है, इज हाइड्रोजन के रिएक्ट करने की स्पीड मैं आपको दे रहा हूं। लेट सपोज मैंने ये दिया है 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे कह रहा हूं बताइए रेट ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मिंग अमोनिया कितना होगा। ऑब्वियसली यूनिट हम सेम ही रखना चाहेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड में ही आंसर चाहिए, तो ये आपको वैल्यू बस बतानी है कितना हो। पहला क्वेश्चन है, मैं ही सॉल्व कर देता हूं, और अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। गुड, कर रहे हैं। आई होप तो आपने कर लिया हो बेटा। इसका आंसर क्या आएगा, चलिए मैं बता देता हूं। DH2/DP 1/3 is equal to DNH3/DP 1/2। ये एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में बच्चों हमें गिवन क्या है, इस एक्सप्रेशन में हमें इसकी वैल्यू गिवन है खाली 12। तो ये 12 हमें गिवन है, ये 1/3 साथ में लगाना है। ऑब्वियसली हमें सिर्फ इतना निकालना है, डी अमोनिया बाई डी, हमें सिर्फ इतना निकालना है, तो ये 2 इधर चला जाएगा। देन द आंसर ऑफ डी अमोनिया बाई डी इज 3 4 टाइम्स 12 हो गया, 4 2 टाइम्स 8 हो गया, 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आंसर आएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो 1 टाइप करिए, नहीं समझ में आया 2 टाइप करिए फास्ट। अगर आप टाइप कर पा रहे हो और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो 1 टाइप करिए, नहीं आया तो 2। गुड, क्लियर है, आवाज आ रही है ना थोड़ी बहुत तो। चलो नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैंने किया है, एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये ट्वाइस SO2 रिएक्ट कर रहे हैं O2 से, और ये बन रहा है ट्वाइस SO3। ट्वाइस SO2 ट्वाइस O2 से रिएक्ट कर रहे हैं, ट्वाइस SO3 बन रहा है। इज इट क्लियर? और आपको ये वैल्यू दी जा रही है कि ये जो SO2 है, अब मैंने शॉर्ट में लिखा है रेट ऑफ रिएक्टिंग SO2 इज 80 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टिंग SO2 80 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मिंग SO3, रेट ऑफ फॉर्मिंग SO3 बताइए सेम यूनिट्स में, ग्राम पर लीटर पर सेकेंड सेम यूनिट्स में। और आपको ऑप्शन दे देते हैं, पहला ऑप्शन दे दिया हमने 40, ठीक है, यूनिट बार बार लिख लेते हैं चलिए, और दूसरा ऑप्शन दे दिया 80, तीसरा ऑप्शन दे दिया ऑब्वियसली 100, और चौथा ऑप्शन दे दिया बेटा 160। और अब आपकी इच्छा है, आप आंसर मुझे बता दें। एक बच्चे ने मुझे बताया है बी आंसर, और कोई बच्चा बेटा जल्दी बता दीजिए। अच्छा, दोनों ने आंसर दे दिए क्या? बेटा निशा जल्दी से आंसर लिखिए, निशा बेटा आंसर लिखिए। चलिए ठीक है, देखिए बेटा दोनों बच्चों ने आपने आंसर दिया है, और चांस की बात है दोनों का ही गलत है। बेटा इसका आंसर शायद ये आएगा। लेट्स सॉल्व दिस। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और ये गलती जो आपने की है जल्दबाजी में, ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं। क्या गलती करते हैं? वी डोंट फोकस ऑन द यूनिट्स। हम अपने यूनिट्स पे फोकस नहीं करते, वी जस्ट फोकस ऑन द मेथड्स और शॉर्टकट ट्रिक्स और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच। वो गलत। ये बात ठीक है, इसके 2 से 2 बनेंगे। अरे आगे भी तो बोलो भैया, 2 से 2 क्या क्या 2? ये 2 थे मोल ना कि ग्राम, और ये भी है मोल ना कि ग्राम। तो 2 मोल से 2 मोल यानी 1 मोल से 1 मोल। अब जरा चेक करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। 2 तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, मैं एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको। ये हमारी इक्वेशन थी, डी
मास ऑफ SO2 by dt 1/2 माइनस साइन d, और ये जो भी था SO3 अपॉन dt, और ये भी 1/2, तो ये 1/2 तो चल बसा, माइनस साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। नाउ इसके बाद SO2 की वैल्यू दे रखी थी 80। बेटा जरा ध्यान से देखो, हमें 80 क्या गिवन है, ग्राम गिवन है, तो मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ यूनिट मोल्स में चाहिए। यहाँ भी आंसर ग्राम में दे रखा है उन्होंने, या ग्राम में पूछा है ये कह लीजिए, तो हमें W निकालना है और मोलर मास इसका 80 है। बाकी dt दोनों में सेम है, वो कैंसिल हो गया, पर यूनिट पर टाइम में वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से W का आंसर आ रहा है 80 × 80 अपॉन 64। तो ये वाली वैल्यू आपकी आ गई 8 टाइम्स 64, और ये 10 टाइम्स 100, और अब आंसर आ गया ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। द आंसर इज 100 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। फिर से देखिए एक बार, दूसरा तरीका ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसे कहते हैं, ये है ट्वाइस SO2 O2 से रिएक्ट करके ट्वाइस SO3। बेटा 2 मोल से 2 मोल्स दिख रहा है, ऑब्वियसली 1 मोल से 1 मोल। बेटा इसके 1 मोल का वेट है 64 ग्राम, इसके 1 मोल का वेट है 80 ग्राम। आई होप तो इतना आपको पता है। तो जब 64 ग्राम रिएक्ट करेंगे तो 80 ग्राम बनेंगे। बेटा 64 ग्राम रिएक्ट करेंगे 80 ग्राम बनेंगे, तो 1 ग्राम रिएक्ट करेंगे तो इतने ग्राम बनेंगे। और इस क्वेश्चन में शायद 80 ग्राम रिएक्ट किए, और अगर 80 ग्राम रिएक्ट किए हैं तो 100 ग्राम बनेंगे, और नेट रेट किया, तो इसलिए आपका ये आंसर गलत था बच्चों। इसका आंसर आना था दैट इज 100 नॉट 60। क्यों? क्योंकि चीजें मोल्स में की जाती हैं, अब जल्दबाजी ग्राम में करेंगे तो गलत। आई होप सो अब आपको ये वाली गलती दोबारा रिपीट ना हो, और अगली बार से आप ये याद रखें कि क्वेश्चन में यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम बच्चे यूनिट्स पे फोकस नहीं करते, तो इसीलिए अधिकतर बच्चों से ना कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज्यादा गलतियां होती हैं। आप देखो ना, 100 में 100 12th में आ जाते हैं, और कंपटीशन में लाखों में रैंक होती है। तो दोनों में क्या बेसिक अंतर है? 12th स्टैंडर्ड रट्टाफिकेशन है, ऑर्डिनरी क्वेश्चंस या एक धर्रे के क्वेश्चन चले आ रहे हैं, उनका आंसर लिखना होता है। कंपटीशन में क्या होता है, वो उन्हीं सिंपल चीजों को स्लाइटली ट्विस्ट करते हैं, स्लाइटली, और बस ये देखना चाहते हैं कि आपने रटा है या ढंग से समझ के पढ़ा। नाउ अगली हेडिंग या आज की हमारी बेसिक हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। बेटा किन किन फैक्टर्स पे रेट डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। बच्चों रेट बेसिकली 7 फैक्टर्स हैं कहते हैं, उन पे डिपेंड करता है, लेकिन कायदे के 3 ही है। एक फैक्टर है कंसंट्रेशन, इस पे डिपेंड करता है। एक है बच्चों टेम्परेचर, इस पे करता है, और एक है कैटालिस्ट, इस पे करता है। तो मेन 3 फैक्टर हमारे यहाँ जो पूछे जाते हैं वो ये। इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, जैसे इसके अलावा एक फैक्टर है सरफेस एरिया, उस पे करेगा। ओरिएंटेशन, इस पे रेट डिपेंड करता है। और एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नेचर। तो ये 6-7 फैक्टर हैं, और बल्कि और भी बनाए जा सकते हैं। नेचर में आयनिक नेचर है या कोवलेंट नेचर है, ये बन सकता है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये बन सकता है। तो आयनिक रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है कोवलेंट से, सॉलिड लिक्विड गैस में गैस फास्ट। अब एक एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि बेटा कैसे इन फैक्टर्स पे रेट डिपेंड करता है। हमें इन 7 फैक्टर्स को दिमाग में रखना है, ठीक है बेटा। ये हमारे जो 7 फैक्टर्स हैं, इसको हमें दिमाग में रखना है। इसे मैंने अलग रख दिया, 7 फैक्टर्स हम एक एक करके देखेंगे बेटा। लेकिन ना इन फैक्टर को आप तब ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे जब आप पहले कोलिजन थ्योरी थोड़ी जानते हो, तब आपको ये फैक्टर बड़े इजीली समझ में आएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपसे।
मतलब कनेक्ट कर दोगे। व्हाट इज कोलिजन थ्योरी? बेटा ये कहा गया है कि केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन, चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, चलती कैसे? तो कहा गया है कि हर रिएक्शन को चलाने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, तभी रिएक्शन चलती है। व्हाट आई मीन टू से, ये ग्राफ से समझाया गया है कि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के पास एक अपनी एनर्जी होगी। ये एनर्जी एक्सिस चल रही है, ऑब्वियसली कोर्स ऑफ रिएक्शन या टाइम एक्सिस कहना चाह रहे हैं, कोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं वैसे। तो एनर्जी रिएक्टेंट के पास एक एवरेज है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, लाखों करोड़ों हैं, उन सब मॉलिक्यूल के पास एक एवरेज एनर्जी होगी जिसको हम यूजुअली फाइंड नहीं कर सकते। अब ये एनर्जी के बाद हम इतना बता सकते हैं कि हम इसे कितनी एनर्जी बाहर से दें तब ये प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो जो एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ी जिससे ये बाद में प्रोडक्ट में चेंज हुआ, बेटा ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी हमारी एक्टिवेशन। सिंपल भाषा में समझो, माचिस है और तुम्हें उसे जलाना है, माचिस की तीली को जलाना है। तो माचिस की तीली को जलाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है आप स्ट्रक करें, आप वर्क कर रहे हैं, इस समय एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर माचिस की तीली ऑर्डिनरी है तो स्ट्रक से जल जाएगी, लेकिन अगर वो माचिस की तीली थोड़ी सी वेटेड कंडीशन है, वेट कंडीशन, सीली हुई है, तो एनर्जी ज्यादा लगानी, दैट इज एक लेवल तक उसे हीट करना पड़ा, तब वो कंबशन या इग्निशन में आया था वुड में। दूसरा तरीका वो तीली ले जाइए, जहां कहीं पहले से आग लगी हो वहां ले जाइए, वहां से भी डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी और वो काम हो सकता है। या एक सरल भाषा में सोचिए, आपने अगर कभी क्रैकर्स जलाए हो, फुलझड़ी जलाई हो, तो फुलझड़ी में आपने देखा होगा एक फुलझड़ी से दूसरी फुलझड़ी जल्दी जल जाएगी, और वही अगर आग से जलाएंगे तो देर में जलेगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसे सोच के देखिए, आपको ये ग्राफ तब और जल्दी समझ में आएगा। यानी ये रिएक्टेंट के पास एक एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, और जैसे ही वो एनर्जी मिल जाती है, उस एनर्जी के लेवल तक वो पहुंच जाता है, वो तुरंत प्रोडक्ट में चेंज होता है। चाहे बाद की रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जैसे यहाँ पे आप देखें ये एंडोथर्मिक है, हमने इतनी एनर्जी दी है ओवरऑल, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी बच्चों ज्यादा है, रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो हीट अंदर चली गई, ओवरऑल एनर्जी अंदर गई है, तो दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। अगर बेटा एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसे आएगा? बेटा एक्सोथर्मिक है, ये ग्राफ ऐसे आएगा, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, ये एनर्जी एक्सेस थी, एनर्जी कम हो गई, तो इतनी एनर्जी जो निकल गई है कहीं, ये एनर्जी कहीं ना कहीं निकल गई है। बट रिएक्टेंट कभी डायरेक्ट प्रोडक्ट में ऐसे नहीं आता, रिएक्टेंट पहले बैरियर क्रॉस करता है, इतनी एनर्जी बाहर से लेगा तभी प्रोडक्ट में जाएगा। आप सोच के देख लो, जैसे बॉम्ब है, आपको मालूम है जब बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो बहुत एनर्जी निकलेगी, बिल्डिंगें गिरा सकते हो, लेकिन एक्सप्लोड होने के बाद, मतलब अगर बॉम्ब आपके पास है तो एक्सप्लोड कराना पड़ेगा, एक एनर्जी देनी पड़ेगी, जब वो एक्सप्लोड होगा तो बाद में वो एनर्जी ज्यादा छोड़े या कम, बेकार बात, हमें उससे मतलब, हमें कितनी एनर्जी देनी है ये काइनेटिक्स है। फिर से सोचना बेटा हम क्या कह रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स इज बेसिकली अप्लाइड ऑन रिएक्टेंट, बाद में क्या बना है उसका काइनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, काइनेटिक्स की मेनली पढ़ाई होती है रिएक्टेंट पे, काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल टू रिएक्टेंट्स ओनली, नॉट टू प्रोडक्ट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो रिएक्टेंट हो गए, इसलिए तब लग सकता है। तो बेटा कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो एक्सो हो या एंडो हो, पहले इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे तब रिएक्शन चलेगी, और इस बैरियर का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। जब ये एनर्जी मिलेगी तभी रिएक्शन चलेगी। तो कोलिजन थ्योरी ने ये कहा है कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में आके टकराते रहते और इन टकराने से एक एनर्जी मिलती है, कभी कभार वो एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इस बैरियर को भी क्रॉस कर सकते हैं। This energy is known as activation energy और this collision is known as effective collision। और जैसे ही वो इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि बैरियर क्रॉस हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो व्हाट इज बेसिक पॉइंट कि हर एक रिएक्शन चलाने में कोलिजन कराना पड़ता है,
कोलिजन में अगर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने से ज्यादा मिलती है तो रिएक्शन चलती है, और अगर एनर्जी इतनी नहीं मिल पाती है तो रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस। रिएक्शन कब चलेगी कब नहीं चलेगी, ये पॉइंट था। अब बच्चों ये वाला ग्राफ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सारे फैक्टर पढ़ते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला फैक्टर कंसंट्रेशन, रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कॉमन सेंस, व्हाट इज कंसंट्रेशन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो कंसंट्रेशन होती है। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऑब्वियसली कोलिजन भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा है रैंडम मोशन में तो कोलिजन भी ज्यादा है, और अगर कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं रेट ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि कोलिजन ज्यादा होंगे तो इफेक्टिव भी तो ज्यादा होंगे, और इफेक्टिव ज्यादा होंगे तो रेट ज्यादा होगा। तो रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? उसका आंसर है एज मोर द कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी मोर विल बी द effective, सीधा effective कह दो, या more will be the collisions and more effective collisions। उतने ही collision ज्यादा होंगे उतने ही effective collision भी ज्यादा होंगे, तो जितनी आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा। बट याद रखना 11th का पॉइंट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जब भी लगाते हैं तो ये सिंपल कंसंट्रेशन नहीं होती, याद आ गया होगा। स्क्वायर ब्रैकेट जब हम लगाते हैं तो बेसिकली ये एक्टिव मास होता है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट जब हम लगाते हैं तो ये होता है एक्टिव मास। और बच्चों अगर ये एक्टिव मास है तो 11th का आपको याद आ रहा होगा, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का एक्टिव मास बेटा 1 होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट। यानी ये ज्यादा लिया है या कम लिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड का एक्टिव मास 1 ही रहेगा। तो पॉइंट क्या बता रहे हैं कि अगर कभी कोई सॉलिड है और वो कहता है 10 ग्राम नहीं 20 ग्राम 40 ग्राम 80 ग्राम ले रहे हैं तो उसका वजन ज्यादा लेने से रेट ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस वाले पॉइंट पे जरा ध्यान रखिएगा, सॉलिड के लिए वजन से कोई लेना देना नहीं, एंड सिमिलरली सॉलिड के लिए प्रेशर से भी कोई लेना देना नहीं है, यहां तक कि लिक्विड के लिए भी प्रेशर से कोई लेना देना नहीं। जो प्रेशर का फैक्टर है वो प्रेशर का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। कॉमन सेंस बेटा क्या है? कॉमन सेंस कि जो गैस होती हैं उनमें हम पिस्टन नीचे करें तो गैस के पार्टिकल पास में आएंगे, ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे, ठीक बात है। लेकिन लिक्विड में ऑलरेडी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में पहले से होते हैं, और आप और प्रेशराइज करके ये सोचे कि कोलिजन बढ़ेंगे या कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पॉसिबल नहीं। तो इवन लिक्विड और इन गैस सॉलिड्स आपको प्रेशर का इंपैक्ट नहीं लगाना है, प्रेशर का इंपैक्ट सिर्फ एक जगह लगाना है, दैट इज ऑन गैसेस। फिर से हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। हमारा टॉपिक है आज का रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया कोलिजन थ्योरी। दिमाग में क्या रखना है, जैसे एक स्कूल की दीवार होती है और हम चाहते हैं दीवार कूद के बाहर आ जाए, क्योंकि प्रिंसिपल या बाकी लोग हमें वैसे तो जाने नहीं देते हैं, तो हम दीवार कूद के ही बाहर आ सकते हैं। तो कूद के आने के लिए जितने भी जतन लगा है, ये हमारी अपनी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट के लिए जो भी जतन लगाए हैं वही रिएक्शन है। और एक बार अगर हम यहाँ पहुंच गए फिर तो हम भाग ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। इज इट क्लियर? चाहे पीछे से प्रिंसिपल बुलाए, उसके पिताजी बुलाए, हम ना रुकने वाले। क्लियर? प्रिंसिपल का बस नहीं चल रहा, प्रिंसिपल चाहता तो ये तू भाग में गोली मारूंगा या AK-47 लगाऊंगा, वो चाहता है AK-47 लगाना, लेकिन उसके बस की नहीं है। ठीक है, लगाएगा तो हम खास के दिखा देंगे कोरोना है, भाग जाएगा। अब पॉइंट क्या आया बेटा उसे समझो। बेटा पॉइंट क्या है, आप सारे फैक्टर पढ़ते समय दिमाग में क्या रखेंगे, एक बैरियर है, उस बैरियर को क्रॉस करना है और कोलिजन से वो बैरियर ओवरकम हो रहा है। तो पहला आ गया कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ज्यादा है। क्यों? कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो कोलिजन भी ज्यादा होगा, इसलिए रेट ज्यादा। भैया दूसरा फैक्टर अब पढ़ाने की जरूरत कम पड़ेगी या समझाने की जरूरत कम पड़ेगी, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। इट इज अ कॉमन सेंस कि बेटा ये बैरियर आपको क्रॉस करना है,
बैरियर से सोचो, जल्दी समझ में आएगा। ये बैरियर क्रॉस करना है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, हर मॉलिक्यूल की, आपको मालूम है ना, काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। गैसीय स्टेट 11th में हमने पढ़ा है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई। और दूसरी बात, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे मोशन बढ़ेगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी थी 1 सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे थे वो बढ़ गए। पहले 1 सेकंड में 10 हो रहे थे, अब 15 होने लगे। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई और कोलिजन एनर्जी भी बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ गई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन एनर्जी बढ़ने से रेट बढ़ गया। क्यों? इनके बढ़ने से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से रेट बढ़ा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी ये नहीं कहेंगे कोलिजन बढ़ गए, आपको ये कहना जरूर पड़ेगा इफेक्टिव कोलिजन बढ़े, क्योंकि ओवरऑल रेट का मतलब है इफेक्टिव कोलिजन से, खाली कोलिजन से नहीं। तो आई होप सो पहले दो फैक्टर आपको समझ में आ गए हो। फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन एंड सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। अगर पहले दो फैक्टर क्लियर है 1 टाइप करो, नहीं क्लियर है 2 टाइप करो। दोबारा जग रहे हो तो जल्दी कर दो, एक ही बच्चा है। नेक्स्ट, अगला बेटा तीसरा फैक्टर है कैटालिस्ट। व्हाट आर कैटालिस्ट? याद आ गया होगा, these are the outer substances which increases or decreases the rate of reaction। सरफेस केमिस्ट्री में और डिटेल में भी है। फिलहाल ये एक रिएक्शन थी और कैटलिस्ट इस बैरियर को, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा कर सकता है। कैटलिस्ट इसी रिएक्शन में दूसरा पाथ दे देता है हमें, जिसकी बैरियर या जिसकी एनर्जी अलग होती है। तो ये कैटलिस्ट ने हमें पाथ दिया है बेटा, ठीक है बेटा। ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पाथ आया, और क्योंकि ये पाथ पहले से कम एनर्जी का है तो भागने वाले या रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, बैरियर नीचे आते ही रेट बढ़ जाएगा, और ऐसा कैटलिस्ट कहलाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट है जो रेट बढ़ाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर। बेटा ऐसे ही एक कैटलिस्ट हो सकता है व्हिच इज टर्म्ड एज नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होंगे? अगेन इट इज अ कॉमन सेंस। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब है रेट कम करेंगे। ये कैसे रेट कम कर रहे हैं बेटा? ये ग्राफ पहले से भी ज्यादा ऊपर से बन रहा है, तो ये ग्राफ पहले से ऊपर से बना है, तो ये वाली लाइन जो है, जो ब्लू कलर से दिखाई है, ये कहला रही है नेगेटिव कैटलिस्ट। और नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या हुआ है बेटा? नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या हुआ है? रेट कम हो गया है। और रेट कम क्यों हुआ है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी पहले से ज्यादा। फिर सोच के देखिएगा एक बारी, कहना क्या चाह रहे? ये स्कूल की दीवार है बेटा, इस स्कूल की दीवार को आप कूदना चाह रहे थे, यहां से भागना चाह रहे थे, आप भागने की सोच रहे हो और आपको एक चपरासी मिल गया। चपरासी ने कहा हम यहाँ बीच में विंडो बना देते हैं, कुछ ईंटें हटा देते हैं, विंडो बन गई, तुम यहाँ कूद के भाग जाना। पहले यहाँ तक भागना था या यहाँ तक एनर्जी का जुगाड़ करना था, अब एनर्जी का जुगाड़ कम का करना है। तो बेटा भागने वालों का नंबर बढ़ेगा या कम? इट इज अ कॉमन सेंस कि अगर ये दीवार का साइज छोटा होगा, बैरियर छोटा होगा, तो भागने वाले ज्यादा। फॉलोड बाय प्रिंसिपल ने ये देख लिया, प्रिंसिपल ने अगर ये होता हुआ देख लिया तो उसने ये तो बंद करा ही दिया, साथ में दीवार और ऊंची करा दी, कांट लगवा दिया, कांटे वाले तार लगवा दिए, AK-47 भी लगवा दी। भाग यहां से भागेगा कैसे? तो जब ये प्रिंसिपल ने ये हरकत की है, तो यहाँ से यहाँ भागने वाले पहले से कम हो गए। कम क्यों हो गए? कि नेगेटिव हरकत है, बच्चों को रोकने की हरकत है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट को कम कर देगा। कैसे कम करेगा? ये एक्टिवेशन का बैरियर बढ़ा देगा। जबकि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट बढ़ाएगा, और रेट बढ़ाने का मतलब बैरियर
नीचे आए। मेन तीन फैक्टर यही है बेटा, बाकी फैक्टर है कॉमन सेंस के हैं। चौथा फैक्टर अगर हम कह रहे हैं सपोज सरफेस एरिया, तो बेटा सरफेस एरिया इज अ कॉमन सेंस। सॉलिड की रिएक्शन सिर्फ सरफेस पे होती है, बीच में नहीं होती, क्योंकि कोलिजन सरफेस पे हो, तो जितना एरिया ज्यादा रेट ज्यादा। कॉमन सेंस। क्यों भैया? सरफेस पे रिएक्शन होनी है, एरिया बड़ा और रेट ज्यादा। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको नमक पानी में घोलना हो, चीनी पानी में घोलनी है, पाउडर्ड नमक या चीनी है जल्दी घुल जाएगी, और वो अगर ठोस या पर्टिकुलर सॉलिड फॉर्म में तो कम, क्योंकि पाउडर्ड में एरिया बढ़ जाता है, रिएक्शंस ज्यादा मॉलिक्यूल की होने लगती हैं, इसलिए रेट ज्यादा होता है। अगर आपको कोई वुडन डोर दिया है, पूरा एक दरवाजा है और एक माचिस की तीली दी है, कहा पूरा दरवाजा जला के दिखा दो विदाउट यूजिंग एनी कंबस्टाइल सब्सटेंस और समथिंग लाइक पेट्रोल या कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है, तो आप एक तीली से पूरा दरवाजा जला सकते हैं। कैसे? आप उस वुडन डोर का स्क्रैप बना दो, उसे छीलते जाओ छीलते जाओ, छोटा मतलब ओवरऑल उसको मिट्टी का ढेर व्हाटएवर स्क्रैप बना दीजिए, और अब एक माचिस की तीली जलाइए, स्क्रैप पूरा जल जाए। तो व्हाट इज द पॉइंट? एरिया बढ़ा, रेट बढ़ गया। अपने घर के दरवाजे देखो, उन्हीं को जलाओ, ठीक है? यहाँ के दरवाजों की सोचो। अगला फैक्टर बेटा, अगला फैक्टर होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, व्हाट इज ओरिएंटेशन? बेटा ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर कोलिजन होना थ्री डायमेंशन स्पेस में। तो इसका आंसर भी यही है, प्रॉपर द ओरिएंटेशन मोर द रेट। प्रॉपर द ओरिएंटेशन मोर द रेट मतलब क्या है बच्चों? इसका बेसिकली मतलब ये है, एक क्वेश्चन है हमारे कोर्स में कि एक्टिवेशन एनर्जी है 50 जूल और कोलिजन से एनर्जी मिल रही है 60 जूल, मतलब एक्टिवेशन से ज्यादा, फिर भी रिएक्शन नहीं चल रही, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो उसका आंसर है उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। क्योंकि अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो रेट कम हो जाएगा। ठीक है, अभी बता रहे हैं बेटा दोबारा। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? थ्री डायमेंशन स्पेस में कोलिजन प्रॉपरली होंगे तो रेट ज्यादा होगा, प्रॉपरली नहीं होंगे तो रेट कम होगा। सरफेस एरिया वाले में हमने ये कहा है कि हम कोलिजन थ्योरी से ये पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि कोलिजन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होंगे। ये जो सॉलिड लिया है इसके ये सरफेस है, यही कोलिजन हो सकते हैं, और इसके अंदर जाके नहीं हो सकते। तो अगर आपने ये सॉलिड ब्रेक कर दिया है, पार्टिकल्स में चेंज कर दिया है, तो अब हर एक पार्टिकल पे कई जगह से अटैक हो सकता है, और अगर हर एक पार्टिकल में कई जगह से अटैक हो सकता है तो रेट ऑब्वियसली पहले से ज्यादा हो जाएगा। जैसे पानी में अगर आपको कहा जाए चीनी घोलिए, और कोई आदमी डायरेक्ट चीनी घोल रहा है और कोई उसे एकदम पाउडर करके घोल रहा है, तो जो पाउडर करके डिसॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। वी आर स्टडीइंग काइनेटिक्स, हमें सिर्फ काइनेटिक्स पे फोकस करना है। काइनेटिक्स का मतलब रेट कब ज्यादा है कब कम है। अब क्लियर है रेट सरफेस एरिया फैक्टर? जल्दी बताओ बेटा, अगर क्लियर है ठीक है, नहीं तो फिर से कोई और एग्जांपल से बताएंगे। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बेटा ये तो बेकार फैक्टर है, समझ में आ गया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या है बच्चों? कुछ रिएक्शन होती है वो कहलाती है फोटोकेमिकल। जैसे फोटोसिंथेसिस है, पेड़ों में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है। और ऐसे ही केमिस्ट्री में भी कई रिएक्शन है, जैसे H2 + Cl2 = 2 HCl, ये भी फोटोकेमिकल है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ऑब्वियसली अगर लाइट की प्रेजेंस में है तो लाइट ज्यादा होगी तो ज्यादा, लाइट कम होगी तो कम। तो बेसिकली ये फैक्टर्स थे हमारे जिस पे रेट हमारा डिपेंड करता है। क्लियर है सारे फैक्टर? कोई डाउट? नो सर। चलो थोड़ा सा कम रख रहे हैं। इसको आप, मैंने वैसे नोट्स भेज दिए होंगे आपके बैच में भी, और वीडियो भी अभी पहुंच जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, जब तक आप नोट्स अपनी लैंग्वेज में अपनी राइटिंग में नहीं लिखेंगे, हेल्प नहीं करें। तो हम नोट्स हैंड रिटन भेज रहे हैं, बट ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू योर ओन लैंग्वेज एंड राइटिंग। लैंग्वेज चेंज भले मत करो, अपनी राइटिंग में लिखो, क्योंकि जब आप खुद पेन चलाते हो
ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ज्यादा है। हैव ए नाइस टाइम, बाय। Thank you, sir. You're Thank welcome. you, sir.